India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। थिरुपरनकुंद्रम के मुरुगन मंदिर का नियंत्रण केंद्र को सौंपने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। अनिल अंबानी समूह की कथित बैंक धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई ईडी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की सुरक्षा नियमों की सरकार से मांगी जानकारी, बताया गंभीर मुद्दा। फिजिक्स वाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, सभी अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पूरे परिसर को केंद्रीय पुरातत्व विभाग एएसआई के नियंत्रण में देने की मांग वाली याचिका हिंदू धर्म परिषद ने लगाई थी। मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म परिषद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तिरुपरनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का कंट्रोल एएसआई को सौंपने और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपस्पष्ट प्राचीन पत्थर के दीपक स्तंभ के ऊपर रोजाना 24 घंटे स्थायी रूप से दीप जलाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सालाना कार्तिक महीने में पूरे तिरुपरनकुंद्रम पर्वत को दीपों से प्रकाशित किए जाने और मुरुगन भक्तों को पूजा की अनुमति दिए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह हिंदू धर्म परिषद के प्रबंध न्यासी हैं और ऐसे नहीं होने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मदुरै में तिरुवनंतपुरम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मुरुगन मंदिर तमिल देवता भगवान मुरुगन का घर माना जाता है। कीर्तिगई दीपम तमिलनाडु का बहुत पुराना और पवित्र त्योहार है, जो कि कीर्तिगई मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की अग्नि रूप में पूजा की जाती है। हर मुरुगन मंदिर समेत तिरुपरनकुंद्रम स्थित मुरुगन मंदिर में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घर घर दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मुरुगन के मंदिर के साथ ही उसी पहाड़ी पर एक दरगाह भी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ संगठनों ने पहाड़ी का नाम बदलने, कुर्बानी करने जैसे कदम उठाए, जिससे हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क गया। यह विवाद तब पैदा हुआ जब स्थानीय प्रशासन ने कई श्रद्धालुओं को पारंपरिक दीप अनुष्ठान करने से रोक दिया। इसके बाद यह विवाद हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि मामले में जांच पूरी नहीं हो पाती तो भी सीलबंद कवर में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए।
दरअसल आरसीओएम समूह की कंपनी यो और अनिल से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सीबीआई द्वारा अगस्त 2025 में दर्ज की गई एफआईआर और ईडी की कार्यवाही बहुत सीमित है, क्योंकि एजेंसी द्वारा कुछ सीमित मामलों पर भी जांच की जा रही है, जबकि लगभग 1.5 लाख करोड़ की हेराफेरी हुई, ऐसा आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज राइट ऑफ किया गया है और शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी की गई। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा बैंक लोन घोटाला बताया। याचिका में बैंकों द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज करने में 5 साल की देरी का हवाला देते हुए इस मामले में बैंक अधिकारियों की संभावित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के तैयार सुरक्षा नियमों की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार यादव ने एडवोकेट वशिष्ठ द्विवेदी की मदद से दलील दी कि रिटायर्ड जजों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तर्क दिया यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, क्योंकि एक जज अपने पद से रिटायर होने के आखिरी दिन भी अपने स्वतंत्र विश्वास के साथ फैसला सुनाता है। एक जज संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के न्याय करने की शपथ लेता है। एक रिटायर्ड जज को भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने पर न्यूनतम सुरक्षा की जरूरत होती है। एक संवैधानिक पद धारक अपने पद से रिटायर होने के बाद अपने जीवन और अपने परिवार के लिए कम से कम इतनी सुरक्षा का हकदार है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अपर महाधिवक्ता रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों के लिए बनाए गए सुरक्षा नियमों यदि कोई तैयार हो, हलफनामा भी पेश करना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होनी है। मामले पर विशेष जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हैं। आपको बता दें, सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार यादव ने एडवोकेट वशिष्ठ द्विवेदी की मदद से दलील दी कि रिटायर्ड जजों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये तर्क दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, क्योंकि एक जज अपने पद से रिटायर होने के आखिरी दिन भी अपने स्वतंत्र विश्वास के साथ फैसला सुनाता है। एक जज संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के न्याय करने की शपथ लेता है। एक रिटायर्ड जज को भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने पर न्यूनतम सुरक्षा की जरूरत होती है। एक संवैधानिक पद पर धारक अपने पद से रिटायर होने के बाद अपने जीवन और अपने परिवार के लिए कम से कम इतनी सुरक्षा का हकदार है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अपर महाधिवक्ता रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के लिए बनाए गए सुरक्षा नियमों यदि कोई तैयार हो, हलफनामा भी पेश करना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन शिक्षा मंच फिजिक्स वाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। यह आदेश फिजिक्स वाला के पूर्व कर्मचारी निखिल कुमार सिंह द्वारा किए गए पोस्ट और वीडियो के संबंध में दिया गया। जस्टिस ज्योति सिंह ने फिजिक्स वाला द्वारा दायर मानहानि वाद में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित किया।
फिजिक्स वाला ने निखिल कुमार सिंह और सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ यह याचिका दायर करते हुए मानहानि के लिए 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की। फिजिक्स वाला की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल ने अदालत को बताया कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं बल्कि खुले तौर पर गाली गलौज और अपशब्दों के इस्तेमाल का है। उन्होंने कहा कि पूर्व कर्मचारी निखिल कुमार सिंह ने फिजिक्स वाला को घोटाला बताया और यूट्यूब वीडियो व सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी दलील दी कि फिजिक्स वाला के ट्रेडमार्क को भी नुकसान पहुंचाया गया और यह ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के वकीलों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा उपाय केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सल डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट्स एसोसिएशन की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व में स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशिए के समुदाय का आनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल है। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने इन समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने के निर्देश मांगे जब तक कि उचित कानून नहीं बन जाता। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट ने पहले योगमाया MG बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में महिला वकीलों के लिए समावेशिता और समानता सुनिश्चित की थी और पंकज सिन्हा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए और प्रस्तुत किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकील अब इसी तरह के विचार की मांग कर रहे हैं। वकील ने कोर्ट से वैकल्पिक उपाय करने का आग्रह किया, जैसे कि यह विकल्प या पंजीकरण शुल्क में कमी, जैसे कि पंकज सिन्हा मामले में किया गया, ताकि प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जा सके। इस पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस स्टेज पर बहुत देर हो चुकी है और कहा कि कोर्ट ने पहले ही अधिकारों को इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके लिए कानूनी दखल की जरूरत होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्टिव विचार में है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में SC/ST के लिए आरक्षण की मांग कर रहा था। इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन करके ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता उचित उपाय मांगने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के करोड़ों के पेंशन घोटाले में आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा तथा न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त कर्मचारी श्यामलाल की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि याची सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है और पेंशन प्राप्त कर रहा है। उसने कोई गबन नहीं की। विवादित राशि याची के बैंक खाते में जमा की गई थी। इस प्रकार याची किसी दस्तावेज की जालसाजी या प्रतिरूपण का दोषी नहीं है। अपर महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकारी खजाने से कुल 55 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। विभिन्न लेन देन हुए हैं, जिसके तहत प्रत्येक याची के बैंक खाते में विशिष्ट राशि स्थानांतरित की गई है। उन्हें FIR में नामजद किया गया या उनकी संलिप्तता जांच के दौरान सामने आई है। अपर महाधिवक्ता के अनुसार याची के बैंक खाते में किए गए इस जमा के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। ऐसे में मामला एक सोची समझी धोखाधड़ी का मामला है, जिसके तहत याचियों ने अपने बैंक खातों में किए गए अवैध हस्तांतरण क्रेडिट से लाभ प्राप्त किया। अपर महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए FIR रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।
साथ ही एक बार जब एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती तो याची की गिरफ्तारी के संबंध में कोई अंतरिम आदेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस तथ्य पर विचार करते हुए कुछ आरोपी वरिष्ठ नागरिक हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने कोई धोखाधड़ी वाला दस्तावेज नहीं बनाया, बल्कि राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की गई थी। इसलिए इस घटना के पीछे कोई और व्यक्ति है जिसकी अपराध में संलिप्तता जांच के दौरान उजागर की जाएगी। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही एफआईआर से उत्पन्न सभी याचिकाओं को अब एक साथ नहीं जोड़ा गया है, इसलिए मामले की जांच निर्बाध रूप से चलती रहेगी। यह मामला 16 फरवरी को नई याचिकाओं की सूची के शीर्ष 10 मामलों में संबंधित याचिकाओं के साथ पुनः आदेश के लिए सूचीबद्ध होगा। तब तक याची को संबंधित इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। याची जांच में सहयोग करेगा और इस आदेश का कोई लाभ उन आरोपियों को नहीं मिलेगा जो हिरासत में हैं। सभी याची आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर को पटियाला हाईकोर्ट ने समन जारी किया है। दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी कर कोर्ट ने आरोपी को 2 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। दरअसल दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसा मामले में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। मामले में बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण मोटरसाइकिल एक बस से जा टकराई थी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को कई फ्रैक्चर और सिर में चोटें आई थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर कोर्ट के आरोपी को 2 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के साथ साथ धारा 281, 125 बी और 238(1) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.